हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन हमारा है बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाली है जो 21 अप्रैल को, जो शिक्षण अभिरुचि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण का अर्थ क्या है? शिक्षण का अर्थ जानेंगे। शिक्षण या अध्यापन का अर्थ क्या है? पूछा है क्वेश्चन में। टॉपिक है शिक्षण या अध्यापन का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? विद्यार्थियों को पढ़ाना यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक विद्यार्थियों को नए प्रकार का ज्ञान देने एवं नई बातें सिखाने के लिए उन्हें शिक्षित करता है। शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के कौशल का विकास करना और उन्हें भविष्य के लिए योग्य बनाना। ये इसमें क्या बताया है? शिक्षा और अध्यापन के बारे में बताया कि शिक्षा क्यों जरूरी है अध्यापन के द्वारा। तो क्या बताया इसमें? विद्यार्थियों को पढ़ाना और प्रक्रिया जिसमें एक शिक्षक विद्यार्थी को नए प्रकार का ज्ञान देती है जो आगे अपना जीवन शैली में उपयोग कर सके और अच्छा जीवन जी सके। ठीक है, कौशल बनाना है। अगला हमारा है शिक्षण अभिरुचि का अर्थ क्या है? क्या पूछा है? शिक्षण अभिरुचि का क्या अर्थ पूछा है? क्या अर्थ है? क्या हमारा इसमें योग्य होनी चाहिए, क्या अभिरुचि होनी चाहिए? तो क्या है? एक शिक्षक में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले गुणों को पाए जाना। जब तक शिक्षक में यह गुण नहीं होगा तब तक वह विद्यार्थियों को शिक्षित नहीं कर सकता है। शिक्षण एक अनुशासनात्मक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक का अनुभव वाले विद्यार्थियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। शिक्षण के द्वारा वह विद्यार्थियों के व्यवहार को समाज की आवश्यकताओं एवं विचारों के अनुरूप विकसित करने का प्रयास करता है। इसमें बताया गया है कि शिक्षक के व्यवहार कैसा है, अच्छा उसका नॉलेज है या नहीं, जो किस तरह बच्चे को समझा सके और उसमें सामाजिक व्यवहारिक ला सके बच्चों के अंदर। अगला हमारा अभिरुचि। अभिरुचि क्या है? तो कुछ करने की प्राकृतिक क्षमता है, भविष्य के बारे में बताने की वर्तमान क्षमता है, एक निश्चित स्तर पर निश्चित प्रकार का कार्य करने की क्षमता का एक घटक है अभिरुचि। ठीक है। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक रचनात्मक ज्ञान एवं प्रस्तुतिकरण की क्षमता है और विद्यार्थियों में मनोवांछित गुणों व कौशल के विकास का क्षमता बढ़ाती है और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का अवसर प्रदान करती है। क्या क्वेश्चन पूछेगा? अगर क्वेश्चन पूछेगा शिक्षण क्या है तो ये आपका आंसर ये है, रचनात्मक ज्ञान प्रस्तुति करने की क्षमता होनी चाहिए, विद्यार्थियों के मनोवांछित गुणों की कौशल के विकास की क्षमता होनी चाहिए और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का अवसर होनी चाहिए। हम लोग देखेंगे शिक्षण का परिभाषा, देखेंगे डिफिनेशन ऑफ टीचिंग। पहला हमारा है शिक्षण की अवधारणा को स्पष्ट करने की दृष्टि से विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई जिसकी भाषाएं जानना आवश्यक है। इस दृष्टि में कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं हैं जो इस प्रकार हैं, जो अलग अलग महात्मा ने और वैज्ञानिकों ने अपना अपना अलग अनुसार रखा। क्या था? फिलिप्स ने पहले क्या रखा था? शिक्षण वह संस्था है जिसका केंद्रित तत्व ज्ञान व मनुष्य का संग्रह करना है। फिलिप्स ने कहा था कि शिक्षण वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान व मनुष्य का संग्रह है। ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था शिक्षा के बारे में? शिक्षण से मेरा अभिप्राय बच्चे व मनुष्य के शरीर और मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुण का सर्वांगीण विकास करना है। किनका कहना था? तो महात्मा गांधी जी का। अगला हमारा है रेमंड ने शिक्षा के बारे में क्या बोला? शिक्षण को विकास की वह प्रक्रिया कहकर परिभाषित किया जा सकता है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ अवस्था तक अनेक तरीकों से अपने भौतिक,
सामाजिक, आध्यात्मिक पर्यावरण में अनुकूल करना सिखाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षा शिक्षा शिक्षार्थियों को क्रियाशील रहने का अवसर प्रदान करती है, विद्यार्थियों के समय को प्रशिक्षित करती है और विद्यार्थियों को अपने वातावरण के अनुकूल बनने में सहायता प्रदान करती है। और अगला हमारा है उत्प्रेरणा प्रदान करती है, अन्य कारकों से संबंध स्थापित करती है। शिक्षण मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। शिक्षण एक नियंत्रित क्रिया है जिसके द्वारा समूह में व्यक्ति के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन घटित किए जाते हैं। शिक्षण के प्रकार हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, क्या देखेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ एजुकेशन कि किस किस प्रकार से हमें पढ़ाया जाता है या हमें पढ़ना चाहिए। अब टीचरों से सीखना चाहिए, शिक्षकों से सीखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। विभिन्न मानकों, उद्देश्य और स्तरों इत्यादि के आधार पर शिक्षण का निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। तो पहला हमारा है अधिगम स्तर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग लेवल। ठीक है, देखते हैं। शिक्षण विभिन्न विषय और उस विषय वस्तु से संबंधित एक मानसिक विमर्श की प्रक्रिया होती है जिसमें शिक्षण के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर आलोचना, समालोचना, विश्लेषण और संश्लेषण इत्यादि के संदर्भ में तार्किक विकास किया जाता है और ये विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने की अंतर्विनिमय का प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत स्मृति के स्तर पर विद्यार्थियों को समझाने और रटने की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। कि शिक्षकों ने हमारे क्या कहते हैं, जो टीचर होते हैं जो हमारे सेशन आज पढ़ाएं और कुछ टॉपिक पढ़ाएं जो उसके समझाने की कोशिश करवाते हैं और उसे रटाने की बच्चों द्वारा कोशिश करवाते हैं। ठीक है, अगला हमारा है शासन व्यवस्था के आधार पर। क्या है? शासन व्यवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। दुनिया में प्रचलित विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण को परिभाषित किया जाता है। जैसे निरंकुश शिक्षण प्रणाली में संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का संचालन शासक की इच्छा के अधीन किया जाता है। अगला हमारा है इस व्यवस्था में शासन व्यवस्था की ओर से शिक्षा के विभिन्न स्वरूप का निर्धारण किया जाता है और विद्यार्थी किसी भी स्वरूप में अध्ययन के लिए स्वतंत्र होते हैं। जैसे वर्तमान में भारतीय शिक्षा पद्धति इसी स्वरूप में है। अगला देखेंगे हम लोग शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था को औपचारिक शिक्षण के रूप में परिभाषित किया जाता है। शिक्षण की कोर्स अवधि और उसका वर्गीकरण होता है। यह व्यवस्था पूर्व नियोजित होती है। इसका उद्देश्य डिग्री या व्यवसाय अर्जन करना होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत ये विभिन्न प्रकार की बाधाओं से मुक्त होता है। इसमें समय सीमा और आयु वर्ग में उदारता बरती जाती है। जैसे प्रौढ़ शिक्षा, अडल्ट एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षण में औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण की विशेषता मिलजुली पाई जाती है। जैसे दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार के माध्यम से डिग्री प्राप्त करने की व्यवस्था इसी के अंतर्गत आती है। भारतवर्ष में इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था के लिए इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू सबसे बड़ी बेहतर उदाहरण है। जिससे हम लोग का इग्नू से जब कोर्स किया जाता है उसमें डिग्री होती है और पुस्तकें होती है, जो सिलेबस जारी करना ये बेसिस से काम होता है। अगला हमारा है चौथा नंबर, उद्देश्यों के आधार पर, मैंने ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखेंगे उद्देश्य के आधार पर शिक्षण व्यवस्था को कई शिक्षाविदों ने परिभाषित किया है कि लेकिन सबसे प्रामाणिक और प्रचलित सिद्धांत B.S. ब्लूम ने अपनी पुस्तक में शैक्षिक उद्देश्यों का
वर्गीकरण में शिक्षण के उद्देश्य को ज्ञानात्मक शिक्षण, भावनात्मक शिक्षण और मनोत्यात्मक शिक्षण के रूप में परिभाषित किया। ऐसी शिक्षण व्यवस्था जो कि ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन पर आधारित होती है, उसे ज्ञानात्मक शिक्षण कहते हैं। परंतु ऐसा शिक्षण जो कि संकल्पना, संगठन, चरित्र निर्माण एवं अनुक्रिया, अनुमूल्यन और ग्रहण के सिद्धांत का अनुपालन करती है, उसे भावनात्मक शिक्षण कहते हैं। अगला हमारा है फिफ्थ है शिक्षण स्वरूप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एजुकेशन। क्या है? शिक्षण स्वरूप के आधार पर देखेंगे। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंतर्गत शिक्षण के दौरान किसी भी विषय का वर्णनात्मक परिचर्चा की जाती है, साथ ही साथ उस वर्ण द्वारा उस विषय पर जब उस समस्या का निदान खोजा जाता है तो उसे निदानात्मक शिक्षण भी कहते हैं। छठा हमारा है क्रियाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। इस शिक्षण में विषय वस्तु की भूमिका और प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है, साथ ही साथ हाव भाव आधारित विषय वस्तु पर ध्यान दिया जाता है। से संबंधित प्रदर्शन और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को समाहित किया जाता है। यह सबसे प्रभावी और जीवंत शिक्षण विधि में शामिल किया जाता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक जीवनात्मक और मौलिकता का भाव होता है। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था में विद्यार्थियों को अवगाहन क्षमता की चिरस्थायी होती है। अगला टॉपिक हमारा है शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षा का क्या उद्देश्य होनी चाहिए और देखेंगे हम लोग। शिक्षण के लिए उद्देश्य का होना आवश्यक होता है। लाइफ में हमारा शिक्षा का जरूरी हमारा लाइफ में आज के चलती फिरती दुनिया में यदि शिक्षण उद्देश्य परक नहीं होगा तो वह अपने लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर सकता है। लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर सकता है। यदि नहीं होगी तो गतिशील समाज का निर्माण संभव नहीं होगा। शिक्षण के लिए निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य है, जिसे देखेंगे। सामाजिक व मानवीय मूल्यों का निर्माण और विकास करना, आध्यात्मिक नैतिक विकास करना। अगर हमारी शिक्षा नहीं होगी तो इसमें भाग हम लोग नहीं ले पाएंगे। सामाजिक मानवीय मूल्यों का निर्माण नहीं कर पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे, आध्यात्मिक और नैतिक विकास नहीं कर पाएंगे, जीवन शैली को व्यापक नहीं बना पाएंगे। अगला हमारा है ज्ञानार्जन के अनुसार जीविकोपार्जन, ज्ञान का समृद्ध और विकास, बौद्धिक एवं मानसिक चित्र का निर्माण करना, आपसी सहयोग, बंधुता, भ्रातृत्व, सहनशीलता, सृजनशीलता इत्यादि की भावनाओं का विकास करना। शिक्षक के साथ साथ सहपाठियों, विद्यालय वातावरण प्रबंधक के साथ मिलकर जन सहभागिता सुनिश्चित करना, विभिन्न परिस्थितियों और स्थितियों के अनुसार कार्यों को संपादित करना। अगला हमारा है लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, मेमोरी और लेवल, समझ अथवा बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, विचारात्मक स्तर जो रिफ्लेक्टिंग लेवल भी कहते हैं। जैसे बौद्धिक शक्तियों के उपयोग की दृष्टि से शिक्षा के इन 3 स्तरों को स्वरूप में निम्नलिखित तालिकों द्वारा समझा जा सकता है। कौन कौन था? शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति और समझ बोध का स्तर। जो शिक्षा का स्तर, बौद्धिक धरातल का स्तर होनी बहुत जरूरी है। पहला हमारा है स्मृति स्तर, जो मेमोरी ऑफ लेवल कहते हैं, जो कम से कम विचार युक्त होनी चाहिए। पहला हम लोग देखेंगे स्मृति स्तर। मेमोरी लेवल क्या है? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का यह सबसे निचला स्तर होता है। इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों ही सबसे निम्न मानसिक हैं। इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों ही सबसे निम्न मानसिक धरातल पर अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। इसे स्मृति स्तर का शिक्षण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें शिक्षण का कार्य केवल स्मृति के सहारे टिका होता है। शिक्षक को जितना भी ज्ञान होता है वह पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से छात्रों को पढ़ा देता है, तथा छात्र भी बिना सोचे समझे पुस्तकों से सीधे रट लेते हैं। इस प्रकार के शिक्षण अधिगम में बौद्धिकता का स्तर काफ़ी कम होता है। इसका कारण यह है कि यहाँ किसी प्रकार की उच्च स्तरीय पाठ्य या सहायक सामग्रियों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें स्मृति स्तर में क्या होता है, जो शिक्षक जो अभी जो है
पढ़ाता है और जितने उसका नॉलेज होता है उसी बच्चों को उतना ही समझा पाता है। इसके बारे में स्मृति स्तर का कहा जाता है। हमारा दूसरा है स्मृति स्तर पर शिक्षण अधिगम आयोजन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेसिंग लर्निंग लर्निंग एट द मेमोरी लेवल। इस स्तर में शिक्षण अधिगम का आयोजन किस प्रकार किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए निम्न बिंदुओं से पर्याप्त सहायता मिल सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य है, इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य मात्र ज्ञान प्राप्त करना होता है। दूसरा हमारा है शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ द टीचर। इस शिक्षक के क्या रोल होनी है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम को सफल बनाने के में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा हमारा है विषय वस्तु की प्रकृति एवं उसका प्रस्तुतिकरण, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड इट्स प्रेजेंटेशन। स्मृति स्तर के शिक्षण अधिगम में विषय वस्तु को चुनने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विषय वस्तु को पूर्णतः व्यवस्थित रूप में छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उन्हें अपनी बौद्धिक शक्ति पर ज़्यादा बल नहीं देना पड़ता है। इसमें रोल ऑफ द स्टूडेंट, छात्र की क्या भूमिका होती है स्तर शिक्षण में। तो इस स्तर के शिक्षण अधिगम में अध्यापक की भूमिका की तुलना में छात्र की भूमिका काफ़ी निम्न होती है। वह कक्षा में अध्यापक द्वारा दिए गए ज्ञान को एक मूक दर्शक की तरह बैठकर ग्रहण रहता है और उस शिक्षक के जो भी नोट कराता है सीधे उन्हीं को रट लेता है। फिफ्थ हमारा है शिक्षण विधियों की प्रकृति। इस स्तर के शिक्षण अधिगम में शिक्षक केंद्रित या विषय केंद्रित विधियों को अपनाया जाता है, जिसमें शिक्षक एक तरफा बोलता रहता है तथा उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि छात्र उसे समझ भी पा रहे हैं या नहीं। सिक्स्थ हमारा है कक्षा का वातावरण तथा संसाधन। स्मृति स्तर के शिक्षण अधिगम कक्षा के वातावरण को अच्छा बनाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के शैक्षिक साधनों, सहायक सामग्रियों तथा अन्य तकनीकों का भी कोई उपयोग नहीं किया जाता है। सातवां हमारा है प्रशिक्षण या मूल्यांकन व्यवस्था, टेस्टिंग और एवोल्यूशन अरेंजमेंट्स। इस स्तर के शिक्षण अधिगम में परीक्षण या मूल्यांकन की कोई विशेष प्रणाली नहीं अपनाई जाती है। इसमें छात्र ने रटकर क्या ज्ञान प्राप्त किया है, मात्र यह देखा जाता है। स्मृति स्तर के गुण एवं दोष। स्मृति स्तर के गुण एवं दोष देखेंगे। पहला हमारा है शिक्षक की प्रधानता, छोटे बालकों के लिए उचित साधनों की कमी का न खटकाना, अन्य स्तरों के शिक्षण अधिगम में सहायक। दोष स्मृति स्तर के शिक्षण अधिगम में निम्न दोष पाए जाते हैं, जिसे इस प्रकार हैं। पहला हमारा ज्ञान की विस्मृति, दूसरा व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति में असहायक, मानसिक शक्तियों के विकास में अनुपयोगी, अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होना, नीरस एवं बोझिल वातावरण, समझ अथवा बोध स्तर। तो शिक्षण अधिगम का यह स्तर स्मृति स्तर के कुछ ऊंचा होता है। इस पर स्तर में छात्रों की मानसिक शक्तियों के विकास के अवसर स्मृति स्तर से अधिक होते हैं। जहां स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम केवल स्मृति पर आधारित होता है तथा उसमें छात्र पूरा ज्ञान रटकर प्राप्त करते हैं, वही बोध स्तर में रटने की बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझाने का बल दिया जाता है। इस स्तर में छात्रों को इस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है जिसका व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग हो सके। इस स्तर में जब छात्रों की किसी नियम सिद्धांत के बारे में बताया जाता है तो उसे साथ ही भी बताया जाता है। क्या होता है इसमें हम लोग स्तर देखें, स्मृति स्तर देखें, जिसमें शिक्षक रट अपने जो बोलता है एक तरफा बोला जाता है, बच्चे सुनते हैं, जो 1 से 5 क्लास के बच्चे लोग होते हैं। और दूसरा हमने देखा क्या देखा, बौद्धिक धरातल का स्तर, ठीक है, समझ अथवा बोध का स्तर देखें, अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो दोनों तरफ से
समझ में ना आए तो क्वेश्चन कर सके बच्चा लोग। ठीक है। यह स्तर केवल ज्ञान प्राप्ति बल न देकर उसके पूर्ण बोध पर भी बल देता है। इसमें यह प्रयास किया जाता है कि छात्रों को भी ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, उसे वे पूरी तरह से समझ सके और उसका व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके। जैसे शिक्षक बता रहे हैं उसे बोर्ड पर, तो बच्चा समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, ये इसमें बोला जा रहा है। ठीक है। समझ स्तर समझ समझ स्तर पर शिक्षण अधिगम का आयोजन। इस स्तर पर शिक्षण अधिगम का आयोजन किस प्रकार किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए निम्न बिंदुओं से पर्याप्त सहायता मिल सकती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य छात्रों के में नियमों, सिद्धांत आदि की पूरी समझ का विकसित करना होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों को समझाना, विकसित करना, उसका बौद्धिक क्षमता बढ़ाने की कोशिश पर्याप्त शिक्षकों द्वारा किया जाता है। अध्यापक की भूमिका क्या रहता है? रोल ऑफ द टीचर। इस स्तर को शिक्षण के अधिगम में अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती तो है, लेकिन वह उतना स्वतंत्र नहीं होता है जितना कि स्मृति स्तर पर होता था। विषय वस्तु की प्रकृति एवं उसका प्रस्तुतिकरण। बोध स्तर के शिक्षण में विषय वस्तु को चुनने पर विशेष ध्यान तो दिया जाता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वह छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करने के साथ ही उनमें सूझबूझ एवं समझदारी की भी विकास होनी चाहिए। छात्र की भूमिका। इसमें छात्र की भूमिका क्या होती है? इस स्तर के शिक्षण अधिगम में छात्र को सक्रिय बनाने पर बल दिया जाता है। इसमें प्रयास किया जाता है कि वह केवल रटकर ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि अपनी सूझबूझ एवं समझ को भी विकसित करेगा। शिक्षण की विधियों की प्रकृति देखें हैं। इस स्तर के शिक्षण अधिगम में ऐसी विधियों में को अपनाने पर बल दिया जाता है जो छात्र में ज्ञान प्राप्ति के साथ ही उसकी उनमें विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि को भी समझ विकसित कर सके। कक्षा का वातावरण और संसाधन देखेंगे। इन्वायरमेंट ऑफ द क्लासरूम एंड रिसोर्सेज। बौद्ध स्तर के शिक्षण अधिगम के कक्षा के वातावरण को अच्छा बनाने का भी प्रयास किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के शैक्षिक संसाधनों, सहायक सामग्रियों के तथा तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है। 7 हमारा है प्रशिक्षण या मूल्यांकन व्यवस्था है, जो टेस्टिंग ऑफ एवल्यूशन अरेंजमेंट्स। इस स्तर के शिक्षण अधिगम में परीक्षण या मूल्यांकन की अच्छी प्रणाली अपनाए जाने पर बल दिया जाता है। इसमें प्रयास किया जाता है कि छात्र ने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका स्तर क्या है, यह जाना जाए। इसमें मौखिक, क्रियात्मक एवं लिखित प्रशिक्षण या मूल्यांकन विधियों का अपनाया जाता है। अगला हमारा समझ स्तर के गुण एवं दोष जानेंगे। गुण क्या है इसमें? बौद्ध स्तर के शिक्षण अधिगम में निम्न गुण पाए जाते हैं। जो पहला है, मानसिक शक्तियों का विकास में सहायक होना। चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम में सहायक होना। तीसरा हमारा है अस्थायी तथा प्रभावपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। चौथा हमारा है अधिगम कार्य को रुचिकर एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने में सहायक होना है। तो हम लोग देखेंगे दोष। बौद्ध स्तर के शिक्षण अधिगम में निम्न दोष पाए जाते हैं। पहला क्या है हमारा? अभिप्रेरणा का स्रोत बाह्य होना। दूसरा हमारा आवश्यक स्वतंत्रता एवं प्रोत्साहन का अभाव होना। उच्च बौद्धिक क्षमताओं के विकास में असहायक होना। छात्र केंद्रित न होना और विचारात्मक स्तर कम होना। हम लोग विचारात्मक देखेंगे। हम लोग दूसरा क्या देखे थे? स्मृति स्तर देखें। दूसरा देखें बौद्धिक स्तर देखें। और हमारा तीसरा है विचारात्मक स्तर। बौद्धिक शक्तियों के उपयोग की दृष्टि से शिक्षण अधिगम का यह स्तर सबसे उच्च स्तर माना जाता है। इस स्तर में छात्रों को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं तथा वे स्वतंत्र रूप से अपने चिंतन मनन की शक्तियों का उपयोग करते हुए ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस स्तर पर पहले छात्रों को विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि की जानकारी प्रदान की जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस चिंतन करने का एवं निष्कर्ष निकालने में अवसर प्रदान किए जाते हैं।
छात्र छात्र स्वयं इन विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि की समीक्षा भी कर सकते हैं और वे अपने मौलिक समस्याओं के समाधान में इनका उपयोग करते हैं। जो विचारात्मक स्तर पर शिक्षण अधिगम का आयोजन है। इस स्तर पर शिक्षण अधिगम का आयोजन किस प्रकार किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर पर्याप्त सहायता मिल सकती है। जो पहला हमारा है मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य क्या हमारा? इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के साथ ही स्वतंत्र चिंतन मनन के अवसर प्रदान करना भी होता है। इसका प्रयास होता है कि छात्र विभिन्न समस्याओं को स्वयं समझे और तथा उनका हल ढूंढने का प्रयास भी करे। दूसरा हमारा है शिक्षण की भूमिका, यानी शिक्षा टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए बच्चों के प्रति। तो क्या होनी चाहिए? तो चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम को सफल बनाने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा उसका उत्तरदायित्व भी काफ़ी बढ़ जाता है। यह उसे एक अच्छे परामर्शदाता एवं सहायक की भूमिका निभानी पड़ती है। उसका यह दायित्व होता है कि छात्रों को स्वतंत्र चिंतन एवं मनन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दें। विषय वस्तु की प्रकृति एवं उसका प्रस्तुतिकरण। इस स्तर के शिक्षण अधिगम में विषय वस्तु पहले से नियोजित, निर्धारित एवं व्यवस्थित नहीं होती, बल्कि वह परिस्थिति जन्य होती है। जो छात्रों के सामने एक विशेष प्रकार की स्थिति या परिस्थिति लाई जाती है तथा उनसे कहा जाता है कि इस परिस्थिति में यदि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी तो वे उसका समाधान किस प्रकार करेंगे। स्टूडेंट का रोल क्या होता है, इसमें छात्र की भूमिका क्या होती है। तो इस स्तर का शिक्षण अधिगम पूरी तरह से छात्र केंद्रित होता है। इसमें बाह्य अभिप्रेरणा के स्थान पर आंतरिक अभिप्रेरणा पर बल दिया जाता है। फिफ्थ हमारा है शिक्षण विधियों की प्रकृति। चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम में ऐसी विधि को अपनाने पर बल दिया जाता है जिनसे छात्रों को स्वयं प्रयत्नों द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की ओर लगाया जा सके। छठा है कक्षा का वातावरण एवं संसाधन। इस स्तर में शिक्षण अधिगम कक्षा के वातावरण को ऐसा बनाने का प्रयास किया जाता है कि चिंतन, सृजनात्मक तथा समस्या समाधान जैसे क्षमताओं का विकास हो सके। हमारा सेवन है प्रशिक्षण या मूल्यांकन व्यवस्था। चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम, प्रशिक्षण या मूल्यांकन के विशेष प्रणाली को अपनाया जा सके। इसमें छात्र के ज्ञान प्राप्ति के स्तर के साथ ही साथ उसका चिंतन एवं सृजनात्मक क्षमता का भी आकलन किया जाता है। इसका गुण और दोष देखेंगे। विचारात्मक का क्या है? तो गुण इसका है स्मृति स्तर के शिक्षण अधिगम में निम्न गुण पाए जाते हैं जो इस प्रकार है। पहला हमारा है मानसिक शक्तियों का विकास में सहायक होना। दूसरा है कक्षा के वातावरण को अधिक उपयुक्त बनाने का सहायक होना। तीसरा है शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होना। और चौथा है सभी विषयों तथा विषय वस्तु के उपयुक्त होना। पहला है दोष इसका चिंतन स्तर के शिक्षण का अधिगम निम्न दोष पाए जाते हैं। जो पहला है छोटे बालकों के लिए अनुपयुक्त है और दूसरा शिक्षा के ऊपर अतिरिक्त बोझ। शिक्षा को बोझ मतलब बोझ का मतलब पढ़ाने क्या क्या पढ़ाना है, क्या सिलेबस होना है, वो इस तरह का बोझ है। सभी विषयों के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। छात्रों के लक्ष्य से भटक जाने की आशंका है, इसका दोष है। शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण वह प्रक्रिया है जो शिक्षा के 3 मुख्य घटकों हैं जो शिक्षक, विद्यार्थी एवं विषय वस्तु। शिक्षण की व्यवस्था में क्या क्या जरूरी होती है, क्या क्या 3 मुख्य घटक हैं? शिक्षक, विद्यार्थी और विषय यानी सिलेबस संबंध स्थापित करती है। इसके माध्यम से शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ्य सामग्री को एकत्रित करता है। इसकी सहायता से शिक्षक में तथा विद्यार्थी अधिगम या लर्निंग में क्रियाशील बनते हैं। शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं इस प्रकार है। जो पहला है ज्ञान प्रदान करना, गिविंग इन्फॉर्मेशन। शिक्षण का एक सबसे बड़ा प्रमुख कार्य है शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान होना। दूसरा है अधिगम उत्पन्न। क्या है दूसरा हमारा? अधिगम उत्पन्न करना, इंस्पायरिंग टू लर्न।
इस शिक्षण का उद्देश्य यही है कि वह विद्यार्थी में ऐसी भावना का विकास करे कि वह स्वयं सीखने की प्रेरित हो। शिक्षा का क्या क्या ऐसा पढ़ाना चाहिए कि बोरिंग ना हो, उसे मज़ा आए पढ़ने में। ये इस टीचर की खूबी होनी चाहिए। तीसरा हमारा स्वतंत्र क्रिया नहीं, नॉट इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। शिक्षण एक स्वतंत्र क्रिया नहीं है, इसका एक निश्चित उद्देश्य तथा एक निर्धारित लक्ष्य होता है। ठीक है। फोर्थ हमारा है कई क्रियाओं का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ मैनी एक्टिविटीज़। शिक्षण विभिन्न क्रियाओं का एक मिश्रण होता है। इसमें विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, व्याख्या, अभिप्रेरणा आदि कई प्रकार की कई चीज़ें आती हैं। फिफ्थ हमारा है शिक्षण एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी अपनी विशेषता होती है तथा यह समाज में शामिल सदस्यों के मनोभावों में प्रभावित नहीं होती है। छठा हमारा शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों। टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड एज वेल एज साइंस। शिक्षण की प्रकृति विज्ञान प्रधान भी होती है और कला प्रधान भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसमें जन्म से ही शिक्षक के गुण विद्यमान होते हैं। वे विभिन्न प्रकार की कलाओं से बच्चों को निखार लेते हैं, लेकिन इसके लिए वे वैज्ञानिक विधियों का सहारा लेते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह शिक्षा एक कला भी है और विज्ञान भी है। सातवां हमारा है शिक्षण अध्यापक के परिश्रम का प्रतिफल। टीचिंग इज द रिजल्ट ऑफ अ रिजल्ट्स हार्ड वर्क। शिक्षण की क्रिया में अध्यापक इस प्रकार परिश्रम करता है कि विद्यार्थी कुछ सीख सके। ठीक है। शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है। क्या है? व्यावसायिक क्रिया। शिक्षण एक व्यावसायिक क्रिया है। इसके माध्यम से एक शिक्षक को छात्रों की प्रगति एवं उनके विकास की जांच करने में सहायता मिलती है। नौवां हमारा है शिक्षण का वैज्ञानिक रीति से अवलोकन एवं विश्लेषण किया जा सके। टीचिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड एनालाइज्ड साइंटिफिकली। शिक्षण के द्वारा शिक्षक के व्यवहार, विद्यार्थियों एवं शिक्षक के आपसी संबंध एवं विद्यार्थियों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसके आधार पर यह भी जाना जा सकता है कि कक्षा में हो रहा है कक्षा में क्या हो रहा है एवं विद्यार्थियों के ज्ञान का विकास किस प्रकार हो रहा है। 10वां हमारा है शिक्षण विभिन्न क्रियाओं की संगठित प्रणाली है। शिक्षण में विभिन्न क्रियाएं इस प्रकार आयोजित की जाती है जिससे कि उपलब्ध भौतिक और सामाजिक वातावरण में उचित पाठ्य विधियों, पाठ्य सामग्री एवं शिक्षण साधनों के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन ला जा सके। शिक्षण एक पारस्परिक अंतः क्रिया है। टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। शिक्षण विद्यार्थी एवं शिक्षक के बीच संपन्न होने वाली एक ऐसी अंतःक्रिया है जो विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करती है। शिक्षण विभिन्न शिक्षण कौशल के युक्त एक विशिष्ट कार्य है। एक अच्छे शिक्षण में कर्म, ज्ञान एवं भावनाओं का सफलतापूर्ण संप्रेषण दो लोगों का आपस में संपर्क स्थापित किया जाता है। यह एक उत्तम शिक्षण के प्रमुख विशेषता मानी जाती है। 14 हमारा है शिक्षण विविध रूपों में संपन्न हो सकता है। शिक्षण का अर्थ केवल कक्षा शिक्षण ही नहीं होता है। इसके अंतर्गत अनौपचारिक शिक्षा, निर्देशक शिक्षक विधि, संपर्क, सहभागिता, केंद्रित विधि, निरीक्षण, वर्णन, प्रयोग, प्रदर्शन आदि भी आते हैं। इन सभी के माध्यम से शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षण की मूल अपेक्षाएं देखें। बेसिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम टीचिंग। शिक्षण की प्रकृति वैज्ञानिक तथा कलात्मक दोनों होती है। शिक्षण बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करता है। इसकी मूल आवश्यकताएं इस प्रकार होती है। पहला हमारा है शिक्षण विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है। दूसरा है शिक्षण छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। तीसरा है शिक्षण वर्तमान एवं भावी जीवन के निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन
होता है। चौथा हमारा है शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, इससे इनमें अच्छे गुणों का विकास किया जाता है। पांचवा हमारा है शिक्षण क्रियाओं के द्वारा अध्यापक शिक्षण की विभिन्न बातों से परिचित होता है। छठा हमारा है शिक्षण द्वारा विधियों के भावात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक पक्षों के समझने में सहायता मिलती है। सातवां हमारा है शिक्षण क्रियाओं अनुदेन का निर्माण करने के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। आठवां हमारा है शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों की रचनात्मक शक्ति को विकसित किया जाता है, इससे विद्यार्थियों नवीन ज्ञान की खोज, नवीन चिंतन एवं आविष्कार आदि करने में सक्षम बनते हैं। नाइन्थ हमारा है शिक्षण क्रिया सीखने की परिस्थितियाँ उत्पन्न करने में सहायता देते हैं। दसवां हमारा है शिक्षण विद्यार्थियों में क्रियाशीलता, संगठन क्षमता एवं व्यवहारिक गुणों का विकास करता है। 11 हमारा है शिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण, अनुदेशन आदि का विकास किया जाता है। 12 हमारा है शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों में एक उत्तम नागरिक के गुण विकसित होते हैं। 13 हमारा है शिक्षण विद्यार्थियों की कमजोरियों का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायता भी करते हैं। क्या करते हैं, जो कमजोर बच्चे होते हैं उसे शिक्षक हमेशा गार्डिंग करते हैं। 14 हमारा है शिक्षण बालक के सर्वांगीण विकास का माध्यम है, यह बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्रदान करता है। 15 हमारा है शिक्षण विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करने के साथ ही उनके संवेगों को प्रशिक्षित करता है, इससे सामाजिक समायोजन में सहायता मिलती है। शिक्षण की विधियाँ देखेंगे। मेथड ऑफ टीचिंग। शिक्षण विधियों का संबंध पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण से। यह शिक्षण के लिए अध्यापक को कौन सी विधि अपनानी चाहिए, यह पाठ्य वस्तु की प्रकृति तथा अध्यापक की अपनी योग्यता पर निर्भर करता है। प्रस्तुतिकरण निम्न 4 प्रमुख पद्धतियाँ हैं। पहला हमारा कथन विधि जैसे व्याकरण विधि, परिचर्चा विधि, कहानी सुनना आदि। क्रिया विधि जैसे प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि आदि। दृश्य विधि जैसे पाठ प्रदर्शन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, पर्यवेक्षिक अध्ययन भी आदि होती हैं। चौथा हमारा बौद्धिक विधि जैसे आगमन, निगमन, विश्लेषण तथा संश्लेषण विधियाँ। पहला है कथा कथन विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड। इस विधि के में अध्यापक छात्रों को महान पुरुषों जैसे शासकों, समाज सुधारकों, सूफी संतों, वैज्ञानिकों के जीवन पर प्रकाश डालने की कहानियाँ सुनाता है, ताकि एक और छात्रों का उत्साह वर्धन और दूसरी ओर उनके अंदर भी महापुरुषों जैसे गुण उत्पन्न हो सके। दूसरा है पाठ्य पुस्तक विधि, टेक्स्ट बुक मेथड। इस विधि में अध्यापक छात्रों के सामने पाठ्य पुस्तक पढ़ाता जाता है और मुख्य बिंदुओं के व्याख्या भी करता जाता है। वह छात्र को भी पुस्तक पढ़ने तथा मौन वाचन के द्वारा उसे समझने का अवसर देता है। इस विधि का उद्देश्य छात्रों को पाठ्य पुस्तक पर अधिकार दिलाना होना चाहिए। तीसरा है व्याख्या विधि, लेक्चर मेथड। यह एक प्राचीन एवं परंपरागत विधि है। इसमें अध्यापक पाठ्य वस्तु के विभिन्न बिंदुओं पर बिना देखे व्याख्या देते हैं और छात्रों को ध्यान केंद्रित करने के लिए बीच बीच में उनसे प्रश्न भी पूछा जाता है। चौथा हमारा है पाठ्य प्रदर्शन विधि। इस विधि में अध्यापक पाठ में दी गई सभी समस्याओं, क्रियाओं को छात्रों को सामने कर देके दिखाता है और बीच बीच में व्याख्यान द्वारा आवश्यक बिंदुओं का स्पष्ट भी करता है। प्रदर्शन विधि का लाभ यह है कि छात्र सब कुछ अपनी नज़रों के सामने होते हुए देखते हैं और उन्हें बिना प्रयोग के वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अनुवर्ग शिक्षण विधि। इस विधि में पूरी कक्षा को छात्रों के योग्यताओं के आधार पर छोटे छोटे अनुवर्गों में बांट दिया जाता है, ताकि छोटा समूह होने के कारण अध्यापक एक एक छात्र की कठिनाई को समझकर उन्हें दूर कर सके। प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चनिंग मेथड। इस विधि का प्रवर्तक यूनानी दार्शनिक सुकारता था। इसका यह मानना था कि ज्ञान तो छात्र की आत्मा के अंदर मौजूद रहता है, अध्यापक प्रश्न करके उसे बाहर निकालता है और इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से पाठ्य वस्तु भी प्रस्तुत करता है। प्रश्न पूछने से छात्रों को जिज्ञासा भी बढ़ती है और उनका भी ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि हर प्रश्न के उत्तर से उनको नया ज्ञान मिलता है। सही बात है। परिचर्चा विधि। इस विधि के छात्र में आपस में और अध्यापक तथा छात्रों के बीच एक किसी मुद्दे पर चर्चा की जाती है। यदि परिचर्चा औपचारिक है तो उसके उद्देश्य व प्रक्रिया दोनों पहले से निर्धारित होते हैं।
और अनौपचारिक परिचर्चा में पहले से कुछ भी निर्धारित नहीं होता है। छात्र ताकि तर्कों के माध्यम से उन अन्य छात्रों पर हावी होने का प्रयास करते हैं। अन्वेषण विधि, इस विधि के द्वारा छात्र स्वयं अपनी खोज के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। अध्यापक छात्र के सामने समस्यात्मक परिस्थिति उठाता है, साथ ही साथ वह यह भी बताता है कि समाधान छात्रों को कहाँ से प्राप्त होगा। प्रयोजन विधि, इस विधि का प्रतिपादक किलपैट्रिक, इस विधि में छात्रों को कोई काम सौंपा जाता है जिसकी छात्रों समाज के लिए प्रत्यय उपयोगिता होती है। छात्र मिलकर इस परियोजना को पूरा करते हैं और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक प्रयोजन विधि होते हैं जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं। आज के में जो पूरा ग्रुप में अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं और ज्ञान व्यवहारिक प्राप्त करते हैं। सो थैंक यू।